हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सीटेट का ईवीएस पोर्शन है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को लेंगे जो बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो थीम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थीम से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है हर पेपर में। तो अपनी 6 हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है उसके बाद भोजन, उसके बाद तीसरा जो आता है पानी आएगा, पानी के बाद आपका आ जाएगा आवास, आवास के बाद आएगा यात्रा, और यात्रा के बाद अपना जो छठवां थीम है वो हो जाएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये आपके 6 थीम हो गए। इसमें से पूछ देता है कि कौन सी थीम है कौन सी थीम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे उप थीम की। तो परिवार एवं मित्र की उप थीम है। उप थीम कितनी है? तो उप थीम आपके 4 हैं। उसको भी हम लोग जानने का काम करेंगे। पहला जो उप थीम है वो है आपसी संबंध, उसके बाद काम और खेल, फिर पौधे, फिर जानवर। तो ये आपके उप थीम है। किसके उप थीम है? तो परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम है। आपसी संबंध, काम और खेल, पौधे और जानवर। ये आपके रह गए थीम और ये आपका उप थीम। अब आगे बढ़ते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो घोंसला किस तरीके से बनाते हैं, कौन सा पक्षी किस तरीके से घोंसला बनाता है, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सीटेट 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। तो पहले बात कर लेते हैं कौवा। ठीक है, तो कौवा जो होता है अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है। कौवा के घोंसले में क्या पाया जाता है? तो कौवा के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। कोयल जो है वो घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझ के सेता रहता है। तो ये कुछ रहा जानकारी आपके कौवे के बारे में। अब बात कर लेते हैं कलचिड़ी के बारे में, जिसे इंग्लिश में इंडियन रॉबिन बर्ड भी कहते हैं। कलचिड़ी के बारे में जानते हैं। कलचिड़ी का घोंसला कैसा होता है? कलचिड़ी जो होती है वो घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच, मुलायम घोंसला बनाती है। पत्थरों के बीच कैसा घोंसला बनाती है? तो मुलायम घोंसला बनाती है। उसके घोंसले में टहनियाँ, जड़ें, ऊन, रुई, बाल आदि चीज़ों का अपने घोंसले में वो इस्तेमाल करती है। कौन करता है? तो कलचिड़ी करती है। तो ये आपका कलचिड़ी के बारे में रह गया। अब बात करते हैं वीवर पक्षी के बारे में। वीवर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसमें नर घोंसला बनाता है और मादा उसमें से घोंसले को पसंद करके उसमें अंडा देने का काम करती है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। वीवर पक्षी में जो नर पक्षी होता है वह घोंसला बनाता है अपनी मादा के लिए, और मादा पक्षी जो होती है उसमें से सबसे अच्छा घोंसला जो होता है उसे पसंद करती है और उसमें अंडे देने का काम करती है। तो ये वीवर पक्षी के बारे में था। अब बात करते हैं दर्जिन पक्षी, जिसे टेलर बर्ड भी कहते हैं। दर्जिन पक्षी जो होती हैं वो अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों में छेद करके घोंसले को सिलकर घोंसला बनाती हैं। वो अपनी नोकीली चोंच से घोंसले को सिल के, पत्तों को आपस में सिल के अपना घोंसला बनाती हैं, घोंसले का निर्माण करती हैं। ये दर्जन पक्षी के बारे में था। अब जानते हैं फाख्ता पक्षी। ठीक है, इसे डव बर्ड भी कहते हैं। ये पक्षी जो होता है कैक्टस या कांटों के बीच में, या जो मेहंदी का पेड़ होता है या मेड़ होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता पक्षी। बात करते हैं कबूतर और गौरैया पक्षी की। गौरैया आमतौर पे घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे कि छत, अलमारी के पीछे, और कबूतर जो होता है वो पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बसंत गौरी के बारे में। बसंत गौरी जो होती है वो पेड़ों के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडा देने का काम करती है। कटफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तने में ही बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं शकरखोरा पक्षी के बारे में जानते हैं। इसे सन बर्ड भी कहते हैं। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पत्ते, टहनियाँ, बारी, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और टुकड़े और कपड़ों की चीज़ों से बना होता है। किसका? तो शकरखोरा पक्षी का। ये छोटे पेड़ और झाड़ियों में अपने घोंसला बनाती है। चलिए आगे देखते हैं उल्लू के बारे में जानते हैं। उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कितनी डिग्री तक? तो 270 डिग्री तक। कभी कहीं
370 दे देता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में आपको 270 रहेगा तो आप 270 ही लगाएंगे। चलिए अब बात करते हैं मैना पक्षी की। मैना जो होती है वो रेगिस्तान में पाई जाती है और यह जो होती है अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। जो मैना पक्षी होती है वो झटके से आगे पीछे करती है और जो उल्लू होता है वो अधिकतर अपनी गर्दन को घुमा लेता है 270 डिग्री तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बगुला पक्षी जो होती है उसके बारे में जानते हैं। बगुला भैंस पर बैठ के उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को उसका भोजन मिल जाता है बिना भैंस को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये बगुला के बारे में है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बुलबुल पक्षी के बारे में जानते हैं। बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जो जगह होती है वो कैसी होती है, तो वो लाल होती है और यह चिड़िया बहुत तेज आवाज़ निकालती है। बुलबुल जो होती है वो बहुत तेज आवाज़ निकालती है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल का जो शरीर होता है भूरा और सिर जो होता है काले रंग का होता है। बुलबुल का जो शरीर होता है वो भूरे रंग का होता है और सिर उसका काले रंग का होता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है। पीपल बरगद के पेड़ों पर कीड़ों को ढूंढकर खाती है। बुलबुल जो होती है वह फल और सब्जियां भी खा लेती है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल एक बार में 2 से 3 अंडे देने का काम करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक बहुत ही प्यारा पक्षी है हुदहुद पक्षी। इसको देखिए कितना ये सुंदर पक्षी है और इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिरे की कलगी होती है। कलगी आपको मैं दिखाऊं, कलगी क्या होता है ये देखिए, जो इसके सिरे पे ये निकला हुआ है इसको कलगी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेती है। इसकी जो चोंच होती है वो पतली और लंबी होती है जिसकी वजह से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों कर ये ढूंढकर खा लेती है। चलिए अब बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है। जैसे कि मैंने आपको जो थीम बताया था उसी में इसको बांटा गया है। पहला हो गया आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा हो गया भोजन, तीसरा हो गया पानी, चौथा हो गया आवास, पांचवा हो गया यात्रा, छठवां हो गया चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए परिवार एवं मित्र की थीम एक बार और देख लेते हैं जो इसकी उप थीम है। तो पहला हो गया संबंध, दूसरा हो गया कार्य तथा खेल, तीसरा हो गया जानवर और चौथा हो गया पौधे। तो ये उप थीम थी। चलिए अब जानवरों के बारे में कुछ समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वो उनके बालों के रंग के कारण होती है, ना कि जलवायु के कारण होती है। जलवायु के कारण जानवरों के शरीर का कलर डिसाइड होता है। जैसे कोई काला है, कोई ब्राउन है, तो उस जलवायु की वजह से उसके शरीर का जो रंग होता है वो डिसाइड होता है, ना कि उनके जो शरीर पे डिज़ाइन होता है वो होता है। डिज़ाइन किसकी वजह से होता है, तो उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उनकी वजह से डिज़ाइन होता है। चलिए आगे देखते हैं। दिन में जगने वाले जानवर जो होते हैं वो आमतौर पे कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस कलर में देख पाते हैं, तो वो हर चीज़ को सफ़ेद और काले में देखते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर में देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जैसे कि अभी ठंड है तो आपको अपने घरों में छिपकली देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको सांप भी कम दिखाई देंगे। तो ये ठंड के मौसम में गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कहीं कहीं तो ये 4-5 महीने तक सोए ही रहते हैं या आपको दिखेंगे नहीं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की भाषा होती है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो जानवर होते हैं उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पे बाल होते हैं वो बच्चे देने का काम करते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं, शरीर पे बाल नहीं होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो वो अंडा देने का काम करते हैं। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है।
जानवरों का शिकार किसके लिए होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। जो हाथी होती है, हाथी को किसके लिए मार दिया जाता है, तो हाथी के उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। और जो गेंडा होता है उसको सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को जो होता है वो उनकी खाल के लिए उन्हें मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो ये चीज़ों की वजह से, जैसे हाथी के दांतों की वजह से, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनके खालों की वजह से उनका शिकार कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो गाय जो होती है वो 4 घंटे सोती है। अजगर जो होता है वो 18 घंटे सोता है। बिल्ली जो होता है वो 12 घंटा। जिराफ जो है वो 2 घंटे। और जो आपका हाथी है वो 2 से 4 घंटे। इसके साथ साथ स्लॉथ के बारे में देता है, तो स्लॉथ 17 घंटे सोने का काम करता है और सबसे आलसी जानवर है। चलिए अब बात करते हैं बाघ के बारे में। बाघ जो है वो हमसे मतलब इंसानों से 6 गुना ज़्यादा या 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाघ के पास 4 पैर होते हैं और 2 आंखें होती हैं, तो उसको जोड़ दीजिए। ऐसी जो चील, गिद्ध, बाघ जो होते हैं वो हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं, तो उनके पास 2 पैर होते हैं, उनकी 2 आंखें जोड़ लीजिए, 4 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे इनके 4 पैर हैं और 2 आंखें जोड़ लीजिए, तो 6 गुना अधिक देखते हैं या बेहतर देखते हैं। इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भाप लेती हैं, जिससे वो शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देते हैं। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। और जो बाघ का गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा में पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को भाप लेता है। चलिए अब बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। जब हाथी को गर्मी लगती है तो वो कीचड़ में खेलने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको शरीर में ठंडक मिल सके। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं तथा हाथी जो होती है वो गर्मी लगने पे इन्हें हिला के हवा लेने का काम करते हैं। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है और एक बड़ा हाथी होता है दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये सीधा सीधा पॉइंट पूछा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं एक दिन में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, केवल 2 से 4 घंटा सोता है। कितने घंटे? तो 2 से 4 घंटे। हाथी परेशानी आने पे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हाथियों के झुंड में 10 या 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो नेतृत्व करता होती, मतलब नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ के चला जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होता है वो सबसे आलसी जानवर होता है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं इसको। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है, पर यह भालू से अलग होता है और यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। इसका जो जीवन होता है वो 40 वर्ष का होता है और ये 40 वर्ष के अपने जीवन में यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है या अपना जीवन यापन करता है। जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपने पेट भरने का काम करता है और सप्ताह में यह एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी शौच करने के लिए पर है। और ऐसी जगह पे रहता है जहां से समुद्र या पानी या नदी पास में हो, क्योंकि इसके पैरों में जो नाखून होते हैं वो इसे काफ़ी ज़्यादा चुभते हैं, जिसकी वजह से ये सही से चल नहीं पाता है या तेज नहीं चल पाता है, बहुत धीमे गति से चलता है, जिसकी वजह से इसका शिकार हो जाता है। इसलिए ये पेड़ों पे ही रहता है। करते हैं कुत्ते के बारे में। कुत्ते क्या करते हैं, ये एक दूसरे के इलाके, ये भी जैसे बाघ होते हैं उन्हीं की तरह ये भी अपना इलाका तय करते हैं। किस तरीके से? तो ये अपने मल मूत्र दोनों की गंध की वजह से जान लेते हैं कि ये उनका इलाका है या दूसरे का इलाका या दूसरा कुत्ता हमारे इलाके में आया था। तो ये कुत्ते के बारे में।
चलिए अब लंगूर के बारे में जानते हैं। लंगूर जो होता है वह अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। चलिए अब बात करते हैं मछलियों के बारे में। मछलियां भी कुछ इस प्रकार से चेतावनी देती हैं, पर वह बिजली की तरंगे देके चेतावनी देने का काम करती हैं। कैसे? तो बिजली की तरंगे देके। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन वह आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए अब बात करते हैं छिपकली की। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद वाले कान होते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के बारे में बात करते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ के और काट के खाने का काम करते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं तथा जो पीछे के दांत होते हैं जो चपटे से होते हैं वह चबाने के लिए होते हैं। चलिए और यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करते हैं। दूसरा है, यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, जहां एक आ गया वो आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता। देखिए दक्षता भी गलत हो गया। अब आगे देखते हैं अपना जो डी वाला ऑप्शन है, क्या विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिसमें अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो यहाँ पे भी ये गलत है। तो जो सही हो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। जो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन होता है वो इसीलिए होता है। चलिए अब आगे देखते हैं अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रगति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, दूसरा पेपर पेन द्वारा, तीसरा विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा और चौथा आपका मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो इसका ऑप्शन गिलहरी हो जाएगा। क्वेश्चन अपना देखते हैं, रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके लिए, किस चीज की शोध करने के लिए मिला था? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। इन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के द्वारा होता है। चलिए अब जानते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है। इसमें दिया गया है कि जो पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो भेड़ के द्वारा होता है, ऊंट के द्वारा होता है, बकरी के द्वारा मिलता है या बिल्ली के द्वारा मिलता है? तो पश्मीना शॉल जो लद्दाख के बारे में बात की गई थी, तो ये वहाँ की जो बकरियाँ होती हैं उनसे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसे बनाने में 250 घंटे टाइम लगता है, मतलब 250 घंटे समय लगता है, और 6 लोग मिलके बनाते हैं, क्योंकि ये इसके रेशे इतने पतले होते हैं, इसे मशीन से नहीं बुना जा सकता है। ठीक है, तो इसे 6 लोग मिलके बुनते हैं और 250 घंटे में एक शॉल बन के तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो पहला आपका मलेरिया है, दूसरा निमोनिया है, तीसरा डेंगू, चौथा चिकनगुनिया। तो आपका मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू मच्छर से होता है, चिकनगुनिया मच्छर से होता है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, सी और डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है? पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो याद करना गलत। पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और
सरोकारों की व्याख्या, व्याख्या भी आपका गलत हो जाएगा। मैंने एक लेक्चर बनाया था, एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपको की पॉइंट्स बताया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड ऑप्शन है आपका सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करना, ये सही है। चौथा ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रक्रिया देने में। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में होता है। चलिए नेक्स्ट, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, बाघ हो गया, ये सब किस लिए मारे जाते हैं? तो ये अपनी त्वचा के लिए मारे जाते हैं, जो इनकी स्किन होती है, जो इनकी खाल होते हैं, इसके लिए इन्हें मारा जाता है। चलिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखते हैं। पीएनआर ट्रेन टिकट पर क्या दर्शाता है? तो ट्रेन टिकट पर पीएनआर जो होता है वो पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड दिखाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा यात्री का नाम रिकॉर्ड। मतलब क्या हो जाएगा कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को देखिएगा। अगर पूछेगा कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है पीएनआर टिकट पे क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यात्री संख्या रिकॉर्ड। मतलब कि पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो मिट्टी के बर्तनों को कैसे मजबूत बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बेक करके, दूसरा है गलाने से, तीसरा है भुनने से। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें गलाने भुनने से नहीं होता, उन्हें आग में बकायदा पकाया जाता है। आगे देखते हैं, तो अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जलाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है? ईवीएस का सीखना आधारित है, किस पे सीखना है? तो सरल से जटिल सिद्धांत की तरफ, जटिल से सरल सिद्धांत की तरफ, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पे, ये कुछ नहीं, अमूर्त से, ये भी नहीं। तो आपका जो हो जाएगा सरल से जटिल के सिद्धांत पे। पहले आप बच्चों को चीज़ें जो आसान रहेंगी वो सिखाएंगे, या आप पहले जटिल सिखा देंगे? तो पहले सरल सिखाएंगे, उसके बाद सरल से जटिल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती, वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषाएं और जानकारी, ये नहीं। रटकर सीखना, ये तो कतई नहीं। और धारणाओं का विवरण देने से काम नहीं चलेगा। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का, उन्हें खुद व्यक्त करने का अवसर दें। बच्चों को जितना अधिक आप मौका देंगे, जितना उन्हें अवसर देंगे, उतना ही बच्चे आसानी से और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, थीम यात्रा में बेचेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण पूछा है, बेचेंद्री पाल के पर्वतारोहण जो थी उनके अनुभव को इसमें शेयर किया गया है, तो उसका कारण पूछा गया कि कारण क्या हो सकता है। यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन है, तो ठीक। तीसरा आपका है, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है, ये भी ठीक है आपका। चौथा, यह अध्याय के अनुकरण आदेश को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन सही है, चारों आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका यही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि आपके रेगिस्तानी ओक के बारे में है। उसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ठीक है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। चौथा ऑप्शन है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहरी तक नीचे जमीन के भीतर चली जाती हैं जब तक उन्हें जल न मिल जाए। पांचवा ऑप्शन है, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पे घने पत्ते होते हैं। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है? तो इनमें आपका पहला कथन सही हो गया, दूसरा कथन गलत है आपका,
तीसरा कथन सही हो जाएगा और आपका चौथा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो अपना पहला ऑप्शन है ए, सी और डी, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको समझते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो पहला आपका जल हो गया, दूसरा जंगल, तीसरा स्मारक है, चौथा समुदाय। तो समुदाय जो है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टा खड़े हैं? पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है युगांडा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे चुनती है जो सबसे ज़्यादा सुंदर उसे लगता है। तो ये कौन सी पक्षी है? तो ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था, तो ये आपके वीवर पक्षी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में उसे चुनिए जिससे भारी वर्षा वाले क्षेत्र में गांव में रहने वाले लोग को बनाना चाहिए। पहला है सपाट छत वाले बांस के घर, नहीं। दूसरा है आपका सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, तो ये लद्दाख के घर होते हैं, पत्थर या लकड़ी के घर। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, यही आपका सही हो जाएगा। जो जहाँ पे अधिक बारिश होती है वहाँ पे ऐसे ही घर होते हैं, बांस के खंभों पे बने ढालू छत वाले घर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु, जल और मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। केचुए के खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, तो खरपतवार से ये नहीं बचाते हैं, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन हो गया केचुओं का मल मृदा को उपजाऊ बनाता है, तो चौथा भी सही है, सिर्फ तीसरा नहीं सही है। तो जिसमें पहला, दूसरा, चौथा होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चौथे ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हो गया, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक, बाकी का धीरे धीरे आगे कराते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जैसे कि जानवर, पक्षियों के बारे में, कौन कैसा घोंसला बनाता है, कहाँ पे बनाता है, क्या चीज़ यूज करता है, कौन जानवर कितने घंटे तक सोता है, ये तमाम बातें आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।